स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आर्कियोलॉजी की दुनिया में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। आप जितना उसको पढ़ते हो, जितना प्री हिस्ट्री को देखते हो, जितना उसको जानने और समझने की कोशिश करते हो, कई बार आपको देखने को मिलता है कि जो टर्म्स है वो आपस में इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप एक रिजिड कंक्लूजन को या फिर एक माइंड में एक मैप को या एक पिक्चर को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हो। तो आज के इस लेक्चर में बिफोर प्रोसीडिंग हमने लास्ट लेक्चर में प्लीस्टोसीन देखा, अलग अलग ह्यूमन स्पीशीज की आपस में वॉर्स को देखा और देखा किस तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अलग अलग टाइम पीरियड जो है अर्थ की लिविंग हिस्ट्री में या फिर अर्थ के हिस्ट्री की बात करते हो आप, तो उसमें किस तरीके से सीक्वेंस्ड वे में क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है। पेलियोलिथिक कल्चर, मीजोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, मेगालिथिक, आयरन एज कल्चर आपको देखने को मिलता है। जितने भी आपको कैल्कोलिथिक कल्चर की बात करो या जिसको चैल्कोलिथिक कल्चर भी कई जगह पे बोला जाता है, उनकी जब आप स्टडी करते हो तो कई सारे कॉमन टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज है जो आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, साइट्स हो सकता है, आर्टिफैक्ट्स हो सकता है, किल साइट्स हो सकता है, अलग अलग टाइप की साइट्स हो सकती है। अलग अलग टाइप के आपने देखा होगा कि आर्कियोलॉजी के बारे में भी बोला जा रहा है कि एक आर्कियोलॉजी है जिसको आप प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी बोल रहे हो, एक को पोस्ट प्रोसेसुअल बोल रहे हो, एक को मॉडर्न बोल रहे हो, एक को आप सेटलमेंट बोल रहे हो आर्कियोलॉजी, एक को आप बोल रहे हो जू आर्कियोलॉजी है, एक को बोल रहे हो आर्कियोबॉटनी है। तो इन सारे टर्म्स के बीच में इतना रायता फैला हुआ है, इतना कंफ्यूजन है, जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है बिफोर प्रोसीडिंग टू दी आर्कियोलॉजिकल सीरीज और दी पार्ट वेयर वी आर डीलिंग विद दी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। क्योंकि आर्कियोलॉजी का पोर्शन देखते हो तो वाहिद ऐसा पोर्शन है यूपीएससी के सिलेबस में, यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल सिलेबस में, जो कि दोनों पेपर्स में डिवाइडेड है। इक्वली उसका डिवीजन आपको देखने को मिलता है। पेपर 1 में भी आपको देखने को मिल जाता है उसका पोर्शन, जहां पे आप एक जनरल सेंस में यूरोपियन प्री हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हो, आर्कियोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हो, डेटिंग की जो टेक्निक्स हैं उन सारी चीजों को पढ़ रहे हो, और फाइनली जब आप पेपर 2 में प्रोसीड कर रहे हो तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि इंडियन सोसाइटी की कई सारी चीजें वहां पे हैं। इंडियन पेलियोलिथिक कल्चर, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और भी सो ऑन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, एथनो आर्कियोलॉजी की जो आप बात करते हो, ये सारी चीजें आपको एक दोनों पेपर में इक्वली डिवाइडेड आपको देखने को मिल जाती हैं। दोनों को पढ़ना और समझना जरूरी है टू फेच मोर मार्क्स एंड गेट सेलेक्टेड एज एन IAS ऑफिसर। तो इसलिए आपका टर्म्स की क्लैरिटी जो है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, सीरीज को शुरू करने से पहले बहुत जरूरी होता है। लाइव सेशन में वी डेडिकेट एटलीस्ट 1 to 2 क्लास स्पेसिफिकली। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है वाइल डीलिंग विद द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जैसे आप कहते हो कि अगर कोई साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें अगर ह्यूमैनिटीज का बच्चा उसको चूज करना चाहे तो उसको जाहिर सी बात है साइंस की उसकी अंडरटेकिंग जो होगी, जो उसका एक तरीके से पूरा माइंड मैप होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं होंगे। सिमिलरली आर्कियोलॉजी को भी आप पढ़ते हो, ऑल्दो ये हिस्ट्री के अंदर में आता है, एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर में अगर आप बात करते हो, पर हमारा भी काम है, हम भी ह्यूमन की एंटिक्विटी को पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के पास्ट को पढ़ रहे हैं, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को, फॉसिलाइज्ड रिमेन्स को पढ़ रहे हैं, प्राइमेटोलॉजी के साथ उसको रिलेट करके देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए भी जरूरी होता है कि आर्कियोलॉजिकल सेंस में हम उन चीजों को समझें जो कि डील करता है कौन सा ब्रांच आपका आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज वन ऑफ द मेजर ब्रांच विद इन द रेलम ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल डिसिप्लिन। तो इसलिए जो लाइव क्लासेस होती है, लाइव बैच होती हैं, उसमें तो हम जाहिर सी बात है बहुत सारा टाइम इस पे स्ट्रेस करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। कोई अगर नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का इंडिविजुअल आया हुआ है, स्टूडेंट आया हुआ है, या फिर कोई जिसको हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो इन सारी चीजों को समझ जाए। यहाँ पे ऑफकोर्स हमारे पास उतना टाइम नहीं है व्हेन यू आर कवरिंग दिस इन यूट्यूब सीरीज, पर एक जनरल आइडिया हम हाफ एन आवर के सेशन में आपको जरूर दे सकते हैं कि किस तरीके से आप चीजों को डिमार्केट कर सको, डिवाइड करके समझ सको कि क्या किसमें कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं और टर्मिनोलॉजीज का एक रिजिड बाउंड्री क्या आप स्ट्रेच कर सकते हो या स्केच कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन को देखिए आप, जैसे आप मूवी देखते हो, कौन सी मूवी, आई थिंक दिस इज पीक है, हमेशा इंसान को उसको कंफ्यूजन होती है। आमिर खान को उस मूवी में हमेशा वो अच्छा करके हर चीजों के पीछे अपना रिमार्क दे रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा ये ऐसे भी होता है, अच्छा ये चीज इस तरह से होती है, तो उसको कई सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है। वही सारी चीजें आपको आर्कियोलॉजी में या फिर पास्ट सोसाइटी से जब स्टडी कर रहे होते हो तो आपको देखने को मिल जाती है। इन ब्रॉड आउटलाइन के अंदर में आप सारी कंफ्यूजन्स को अपने डील कर सकते हो। सबसे पहला जो टर्म आता है क्वाइट फ्रीक्वेंटली आपको थ्रू आउट आर्कियोलॉजिकल रीडिंग में आपको देखने को मिलेगा, जितना भी आप पढ़ोगे, ठीक है, वो टर्म है आपका आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? आर्टिफैक्ट को समझने के लिए आप इसको एक ब्रॉड सेंस में, एक मॉडल है जिसको AMS मॉडल कहते हैं, उसके अंदर में आप ले सकते हो। कलर आपको नहीं दिख रहा होगा ना, अब दिख रहा होगा। AMS के अंदर में इसको डील कर सकते हो। AMS मॉडल जो है वो 3 तरीके के, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ही इसको दिया हुआ है, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम राइट नाउ। उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग चीजों को बांट दिया, आर्टिफैक्ट्स में, मेंटिफैक्ट्स में और सोशियोफैक्ट्स में। ठीक है,
आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, सारे के सारे मटेरियल कल्चर इसके अंदर में आ जाएंगे। मेंटिफैक्ट्स में आपके आइडियाज हैं, आप ड्राइंग्स कर रहे हो, आपकी पोएट्री है, लिटरेचर में सारी चीजें जो आती हैं आप कॉग्निटिव लेवल पे एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सारी चीज मेंटिफैक्ट्स में आपके आ जाती हैं। और सोशियोफैक्ट्स में आपके अलग अलग सोशल सेटअप्स, आपके नॉर्म्स जो है, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है, मैरिज, फैमिली, किनशिप, कुछ भी हो गया, वो सारी चीज इसके अंदर में आ जाती है। मेन हमारा जो फोकस है, जो टर्म रेगुलरली आर्कियोलॉजी में आता रहता है, वो है कि भैया आर्टिफैक्ट्स है क्या। तो आर्टिफैक्ट्स इज एनी सच थिंग जिसपे आप ह्यूमन एजेंसी को कंफर्म कर सको कि इसमें ये जो चीज है ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, इसके ऊपर जो आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, जो मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो वर्किंग देखने को मिल रही है, दैट इज नॉट ड्यू टू इरोजन या फिर नेचुरल एजेंसी, दैट इज बेसिकली बाय द हैंड ऑफ मैन। इंसान ने अपने क्राफ्टमैनशिप का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया है। चाहे वो टूल हो सकते हैं या फिर हो सकता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको टूल से इतर, टूल के सिवा आपको कोई ऐसी चीज अगर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में देखने को मिल रही है तो भी आप उसको आर्टिफैक्ट कहोगे। तो मेजर क्राइटेरिया ये होता है कि ह्यूमन की वर्कमैनशिप आप इस्टेब्लिश कर पाओ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मटेरियल चीज के ऊपर, तो आप उसको आर्टिफैक्ट कह के डिस्क्राइब करोगे और फिर उसकी एंटिक्विटी जानने की कोशिश करोगे कि इंसान सबसे पहले तो डेट कब करता है, कितना पुराना है, और दूसरा ये कि वो किस चीज के लिए वहां पे यूज होता है, उसकी यूटिलिटी, उसका पर्पस क्या रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज इसके अंदर में पढ़ते हो। कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपको देखने को मिलता है, कुछ ऐसे स्टोन्स होंगे या फिर कुछ ऐसे पेबल्स होंगे जो यूजुअली आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ी प्रॉब्लम होती है। रिवर फ्लो करती है तो जाहिर सी बात है कोई सरफेस है, कोई चट्टान है, कोई पत्थर है, उसको वो पूरे समय एक तरीके से इरोड करती हुई जाएगी। आपको देखें रिवर के फ्लो बहुत तेज होता है, चीजों को आपको लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था, रिवर टेरेसेस जब डिस्कस कर रहे थे कि रिवर के फ्लो में आप दो तरह की एक्टिविटीज को देखते हो, एक इरोजन और एक दूसरा जो आपका डिपोजिशन। तो इरोजन के कारण, कंटिन्यूअस मूवमेंट के कारण या फिर दूसरे फैक्टर्स के कारण आप देख रहे हो एक चट्टान दूसरे पे गिर रही है, दूसरा पत्थर गिर रहा है, कोलाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हो ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर से आपको चीजें गिरने को देखने को मिलती है, माउंटेनियस रीजन से आपको चीजें देखने को मिल रही है कि गिर रही है, वो रोल डाउन कर रही है जमीन पे, तो उसमें आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये जो उसके ऊपर एक निशान है, जो रिमार्क है, वो नेचुरली आया हुआ है या फिर वो किसी इंसान के द्वारा एज अ टूल यूज होता था इसलिए आया हुआ है। इसी चीज को अगर आप असर्टेन कर लेते हो तो आप उसको बोलते हो कि हाँ ये आर्टिफैक्ट है, अगर इंसान का उसमें आपको हाथ देखने को मिल जाता है, वरना वो नेचुरली चीज होगी। एक प्रॉब्लम थी जिसको अभी भी बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी में इयोलिथ्स। ये वैसे पत्थरों या फिर स्टोन टूल को कहा जाता है जिस ये बहुत डिबेटेड हो जाता है इयोलिथ्स के सेंस में कि इसको इंसान ने बनाया हुआ है या फिर ये नेचुरली रिवर के फ्लो, लेक के फ्लो या किसी और नेचुरल इवेंट के कारण ये स्टोन टूल जैसे रिजेंबल कर रहे हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है आपको स्टोन टूल की तरह दिख रहा है। तो ये बहुत समय तक डिबेटेड रहा, आज भी कई लोग इसको डिनाई करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक्चुअली स्टोन टूल्स हैं। एक्चुअली ये पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक टाइम में, मेसोलिथिक टाइम में यूज होने वाले जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हैं, या फिर आपको देखने को मिलता है कि नेचुरली इनके ऊपर ही मार्क्स जो है इनके सरफेस के ऊपर ये चीज देखने को मिला है। इसको इस्टेब्लिश करने का एक और प्रिंसिपल होता है जो कि होता है मेमोरी ऑफ नेचर। नेचर के पास कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है, जो कुदरत है उसकी कोई याददाश्त नहीं है, तो आपको कोई भी चीज एक पैटर्नाइज फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगी। एक ही जगह पे, एक ही डिपॉजिट में आपको कोई भी चीज पैटर्नाइज फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखते हो कोई कलेक्शन है, यहाँ पे 10 पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, एक साइट है X जहां पे 10 पत्थर है, दूसरी साइट है Y जहां पे 10 पत्थर है। अगर ह्यूमन ने वहां पे X साइड पे टूल बनाया है तो सारे टूल पे एक ही तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर सारे के सारे एक टाइप के टूल हैं तो उन सबके हो सकता है लेफ्ट हैंड पे रिमार्क होगा, स्क्रैच होगा, ठीक है, वहां से थोड़ा सा तोड़ा होगा इंसान ने, हो सकता है उसका इधर का आप कह सकते हो लेटरल सरफेस पॉइंटेड होगा, या कह सकते हो कि एक्सियल जो पोर्शन होगा वो पॉइंटेड होगा। तो उसके बेस पे आप जब पैटर्न देखते हो, एनालॉजी ड्रॉ करते हो, तो आप कह सकते हो हाँ ये ह्यूमन ने ड्रॉ किया है। जबकि Y में आपको देखने को मिलता है कि 2 पत्थर एक तरीके के हैं, 2 अलग तरीके के हैं, सब अलग, एक रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, एक कॉमन फीचर सबके बीच में आप उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो आप इस कंक्लूजन पे आ जाओगे कि भाई वो जो है नेचुरली आपको वो चीजें देखने को मिल रही है, मार्क्स जो है, रिमार्क्स जो है वो आपको नेचुरली आते हुए देखने को मिले, क्योंकि नेचर की मेमोरी नहीं है। एक ही चीज वापस से रिपीट करने में, सेम होने में सदियों लग सकती है, कई साल लग सकते हैं, हो सकता है कभी वो रिपीट ही ना हो सेम डिपॉजिट में आपको। तो इस तरीके से आप इस्टेब्लिश करते हो, क्योंकि इंसान जिस चीज को बनाएगा वो एक पैटर्न में बनाएगा। अगर वो हैंड एक्स बना रहा है तो हस्त कुल्हाड़ी, जिसको हिंदी में कहते हो, जो कुल्हाड़ी की तरह आपका जो एक्स, मॉडर्न एक्स देखते हो उसकी तरह होता था, पैलियोलिथिक टाइम में आपको मैन यूज करते हुए देखने को मिलता था। तो वो आपको एक तरीके के पैटर्न में देखने को मिलेगा। साइज उसका थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, लेकिन जो उसका वर्किंग सरफेस होगा, वर्किंग एज होगा, जो पूरा उसकी मॉर्फोलॉजी होगी उस स्टोन टूल की, वो एक ही जैसी आपको देखने को मिलेगी। इस बेसिस पे आप ये चीज पता कर सकते हो। तो ये पॉइंट आई थिंक आपका क्लियर हो गया कि आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट किस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे कि आर्टिफैक्ट नेचुरल अकरिंग कोई चीज है या फिर वो जेन्युइनली मैन मेड आर्टिफैक्ट्स है। ठीक है, एएमएस मॉडल भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज होती है टूल और टाइपोलॉजी। ठीक है,
टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं इन द ह्यूमन एंटिक्विटी। इंसान एक टाइम के बाद जो इवोल्यूशन का कोर्स आ रहा है, बाइपेडिज्म आया तो इंसान के हाथ फ्री हो गए। पहले क्वाड्रपिडल था, 4 पांव पे चल रहा था, तो उसके पास टूल यूज करने की एक तरीके से आपको हो इंडिपेंडेंस नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। चारों पैर पे चल रहा है तो टूल किस तरीके से यूज करेगा। लेकिन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन आप देखते हो, सवाना वाली जो हमने पूरी हाइपोथेसिस आपको बताई थी, उसमें ग्रेजुअली इंसान प्रोग्रेस टू सच ए स्टेज कि वो 2 हाथ उसके फ्री हो गए। 2 हाथ फ्री हो गए तो बहुत कुछ कर सकता है। फायर का इन्वेंशन आपको कर सकता है, बेबीज है या उसका कोई प्रोजेक्ट है उसको वो कैरी अराउंड कर सकता है, ठीक है, दूर डिस्टेंस तक वो देख सकता है। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर सकता है जो कि है आपका टूल्स को बनाना। अलग अलग तरीके के टूल्स, पहले के टाइम में आपको स्टोन के टूल्स देखने को मिल रहे हैं, बाद के टाइम में आपको बोन के टूल देखने को मिल रहे हैं, मॉडर्न टाइम में आप देखते हो गन्स और कितनी सारी चीजें आपकी डेवलप हो गई। दैट हैज एक्चुअली ऑल्सो गिवन राइज टू वॉरफेयर। जो ग्लोबल सेंस में आप कहते हो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, वॉरफेयर है, ये भी उसी चीज से हुई। एक स्टेज पे बाइपेडिज्म आपका इवॉल्व हुआ, तभी आप ये सारी चीजों को करते आ रहे हो। तो टूल का भी एक तरीके से जैसे अर्थ का इवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, लाइफ का इवोल्यूशन देखने को मिलता है, उसी तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। हम बात करते हैं कैसे वो प्रोग्रेस किया। और साथ ही साथ आपको टूल्स का भी इवोल्यूशन देखने को मिलता है जब आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड या आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स में उसको पढ़ रहे होते हो। जो टूल्स होते हैं इनको बेसिकली अलग अलग टेक्नो कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके टाइप्स के हिसाब से, ठीक है। कुछ टूल्स होते हैं, उसको हो सकता है हैंडेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल हैंडेक्स एक टूल है। कुछ टूल्स को चॉपर चॉपिंग टूल्स कहेंगे, कुछ को क्लेवर्स कहोगे, कुछ को स्क्रैपर्स कहोगे, कुछ को ब्यूरिन कहोगे, कुछ को पॉइंट्स कहोगे, कुछ को ग्रेवर्स कहोगे। एंडलेस आपको देखने को मिलते हैं कि क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ टूल देखने को मिल जाते हैं जिनका फंक्शन भी अलग अलग होता है और अलग अलग समय पे वो आए। उनको क्या है, मोड 1, मोड 2 और मोड 3 करके क्लासिफाई कर दिया गया। उनके आप डेटिंग के हिसाब से जो आपको सबसे अर्लियर फेजेस में देखने को मिलता है, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में देखने को मिलते हैं, तो उसको आपने मोड 1 के अंदर में कर दिया, जिसमें आपके चॉपर चॉपिंग टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो मूवीज का क्लासिफिकेशन है। सेकंड आप बात करते हो, वहां पे आपको देखने को मिल जाता है हैंड एक्सेस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट फेज में आपके मोड 2 टूल्स आएंगे, ठीक है। आपको ऐसे ही धीमे धीमे अलग अलग इंडस्ट्रीज भी डेवलप करते हुए देखने को मिलेगी। ऑल्दो अभी आप पूछोगे भैया इंडस्ट्री क्या है, वो तो आप बात ही नहीं किए, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हो कि क्लासिफाई कर दिया टूल्स को अलग अलग उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके कल्चरल इवोल्यूशन के बेसिस पे, और सबसे इंपॉर्टेंटली उसके फंक्शन के बेस पे कि आप उस पर्टिकुलर टूल से क्या करोगे। रिसेंटली की जो डिस्कवरी है, आप बात कर सकते हो, कुछ नए डिस्कवरीज हुए अलग अलग साइटों पे। एक साइट आई गेस इन दी अफ्रीका, आपको लोमक्वी 3 करके एक साइट आपको देखने को मिलती है, रिसेंट डिस्कवरी है, जो कि एक न्यू टाइप ऑफ टूल्स को, जो कि मोड 1 की जो इंडस्ट्री है उसको भी प्रीसीड करो, उससे भी पहले आपको देखने को मिलता है, जो हमारे जो टाइम की लेंथ है उसको और ज्यादा पीछे पुश कर दिया है, जिसको आप कह रहे हो मोड 0 या फिर मोड नॉट इंडस्ट्री। ये एक नया आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग समय पे उनकी फंक्शनेबिलिटी के, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपने क्लासिफाई कर दिया अलग अलग तरीके के टूल्स को। और इसी चीज को, उनके क्लासिफिकेशन को या कैटेगराइजेशन को आप कहते हो कि टाइपोलॉजी है, उनके टाइप्स के बेसिस पे आपने उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज कर दिया। नेक्स्ट चीज आती है कि साइट्स क्या है। लास्ट लेक्चर में ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड, कोई भी चीज आपको ह्यूमन के रिमेन्स मिल रहे हैं, चाहे वो फॉसिलाइज्ड रिमेन्स हो, ठीक है, ह्यूमन का स्केलेटन मिल रहा है, कोई बोन मिल रही है, कोई और आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है वहां पे आपको कोई इंसान की पेंटिंग्स मिले, किसी जगह पे कोई केव्स है, हो सकता है आपको वहां पे किसी एनिमल की बोन मिले जिसे हो सकता है इंसान डोमेस्टिकेट किया हो, या हो सकता है उसको कंज्यूम किया हो एक टाइम पे, हो सकता है आपको ये सारे टूल्स की जिसकी आपने बात की, वो सारी चीजें, आर्टिफैक्ट्स, कोई भी चीज है, ये आपको कहाँ मिल रही है, जिस जगह पे मिलती है उसको आप कहोगे साइट्स है। साइट्स अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। केव आपको मिला, अगर केव में इंसान ने ड्राइंग की हुई है, केव में हो सकता है रहा हो, केव के माउथ पे रहा हो, तो वो क्या हुई, वो केव साइट है, ठीक है। जहां पे इंसान रह रहा होता है वो क्या, उसकी हैबिटेशन साइट है, ठीक है, जहां पे वहां पे पूरी तरीके से उसका बेस बना के वहां पे कैंपिंग कर रहा है, वहां पे उसका एकोमोडेशन हो रहा है, जहां पे वो जानवरों को बुचर कर रहा है, मार रहा है, मीट निकाल रहा है उसका, उसको कैरी कर रहा है बाद में अपने घर पे या फिर वहीं पे कंज्यूम कर रहा है, वो किल साइट्स हो सकती हैं आपकी। जहां से वो माइनिंग के लिए रॉ मटेरियल ला रहा है, इन चीजों को, टूल्स को बनाने के लिए जो चीजें ला रहा है, पत्थर ला रहा है रॉ फॉर्म्स में, उसको आप क्या कहते हो, क्वेरी साइट कह सकते हो, माइनिंग साइट्स कह सकते हो। जहां पे टूल्स को बना रहा है उस साइट्स को फैक्ट्री साइट कह सकते हो। कुछ साइट्स ऐसी होंगी जो कि रिलीजियस पर्पस के साथ एसोसिएटेड होंगी, उनको आप रिलीजियस साइट कह के कैटेगराइज कर सकते हो। तो साइट्स वही है जहां पे आपको ह्यूमन रिमेन्स या ह्यूमन एंटिक्विटी के ट्रेसेस या फिर एविडेंसेस देखने को मिल रहे होते हैं, और वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। हमने बात किया हैबिटेशन की जो साइट है जहां पे वो रह रहा होगा, और भी कई सारी साइट्स के टाइप आपको यहाँ पे गिना दिए, बता दिए। नेक्स्ट चीज आपको देखने को जो मिलती है वो है दैट इज असेंबलेज। असेंबलेज क्या होता है, यहीं से आपका सारा कंफ्यूजन शुरू होने को देखने को मिल जाता है। इस पे कई लोगों की डिबेट है, कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट और कई आर्कियोलॉजिस्ट इसको अलग अलग सेंस में, अलग अलग टर्म्स में इसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इस फिनोमेना को। कई सारे लोग, प्रॉब्लम असली जो कहाँ पे शुरू होती है, असेंबलेज तो ठीक है, कल्चर भी ठीक है, सिविलाइजेशन आपको समझ में आता है, साइट्स क्या है, पूरी क्लैरिटी है। इंडस्ट्री जो बीच में आ जाता है, इसमें कई लोगों को एक दिक्कत होती है, इसको कहाँ पे रखें, एक सीक्वेंस फॉर्म में बीच में ले आए या फिर एक कॉमन इसका बेस बनाए, वो दिक्कत होती है, ठीक है। तो सबका अपना इंटरप्रिटेशन है। मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि साइट्स आपने समझ ली, जहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं।
असेंबलेज क्या है? ये ग्रुप ऑफ आर्टिफैक्ट्स है। आप बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग स्टडी IQ के एक स्टूडियो में खड़े हैं जहां पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। यहां पे रिकॉर्ड करते करते मुझे कुछ पत्थर मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या है? उसको मैं कहूंगा असेंबलेज है। असेंबलेज ऑफ व्हाट? असेंबलेज ऑफ सर्टेन आर्टिफैक्ट्स। पत्थर मिल गए तो असेंबलेज ऑफ स्टोन टूल, वो भी आर्टिफैक्ट है। कुछ और चीज मिल गई, ज्वेलरी या कुछ और मिली, वो भी आर्टिफैक्ट है, तो असेंबलेज ऑफ ज्वेलरी। जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के एक सिमिलर टाइप के आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, एक ही साथ रिकर कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के एक ही जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। वो क्या कर रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन के कल्चर को, ह्यूमन के पास्ट को वहां पे सिग्निफाई कर रहे हैं, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको आप कहोगे असेंबलेज है। तो असेंबलेज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ आर्टिफैक्ट्स रिकरिंग टुगेदर टू एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। एक ही जगह पे, एक जगह कौन सा है? वो आपका स्टडी IQ का कह सकते हो स्टूडियो है। एक टाइम कौन सा है? वो टाइम जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप कहोगे उस टाइम पे, इस पर्टिकुलर पेस पे। और जो मिलेगा आपको क्या बताएगा? ह्यूमन की पास्ट एक्टिविटी, कि ह्यूमन यहाँ पे कुछ तो कर रहा था। ज्वेलरी मिली तो आप कहोगे कि यहाँ पे हो सकता है उसका ड्रेसिंग रूम हो रहा हो, ठीक है। कुछ बोन्स मिल जाए एनिमल के तो कहोगे कि हो सकता है वहाँ पे डोमेस्टिकेट कर रहा हो आपके किसी एनिमल को, या फिर हो सकता है किसी को एनिमल को मार के उसने खाया हो, कंज्यूम किया हो। तो आप इस तरह के इंटरप्रिटेशन या एनालॉजीज को कंस्ट्रक्ट करने लगते हो। तो असेंबलेज आपका वो होता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जिसको आप कहते हो। आर्टिफैक्ट आपने देख लिया, उसका बहुत सारा ग्रुप एक जगह पे एक समय पे मिलेगा, तो उसको आप असेंबलेज बोल दोगे। असेंबलेज के बाद आ जाता है इंडस्ट्री आपका, ठीक है, जो प्रॉब्लमेटिक टर्म है। इंडस्ट्री को एक और टर्म के साथ डेजिग्नेट करते हैं जिसका कहते हैं टेक्नो कॉम्प्लेक्स। हमने देखा अलग अलग टाइप्स के टूल हैं, ठीक है। हर रीजन में जो टूल्स के टाइप होंगे वो एक ही तरीके के नहीं होंगे, उसमें आपको स्पेशलिटी देखने को मिलती है। जैसे आर्कियोलॉजी में हम बात करते हैं कि सोहन वैली की अगर आप बात करते हो तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप के टूल देखने को मिलते हैं, उसको आप कहते हो सोहनियन इंडस्ट्री है। वो या तो सोहनियन इंडस्ट्री बोलते हो, सोन कल्चर जिसको बोलते हो, या फिर सोहनियन इंडस्ट्री आपको बोलते हो। साउथ में आओगे आपको पल्लावरम डिस्ट्रिक्ट के आसपास बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, कई सारे कॉलोनियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कई सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले, कई सारे ऐसे स्टोन टूल मिले। तो वो मद्रास में मिले तो मद्रास उसकी टाइप साइट हो गई, जहां से कोई चीज सबसे पहले मिलती है, सबसे पुरानी मिलती है, उसको टाइप साइट बोल दिया जाता है, ठीक है। और वहां पे वो मिला तो उसको बोल दिया गया, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म था। वो पर्टिकुलर फॉर्म जो था वो सोन कल्चर में मिले सेम टूल्स। वहां पे भी आप मान लो एक आपको हैंडेक्स मिला या फिर कोई चीज मिली, दूसरी जगह पे भी आपको उससे थोड़े इवॉल्व टूल्स मिलते हैं। तो टाइम पीरियड सेम है, लेकिन टूल्स का जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर है, वहां हो सकता है आपको चॉपर चॉपिंग मिले, क्लेवर्स मिले, स्क्रेपर्स मिले, यहां हो सकता है आपको हैंड एक्सेस मिले या पेबल्स टूल मिले, कोई भी अलग टूल मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों की इंडस्ट्री आपको अलग हो गई। वहां आपने उसको नाम दिया कि वो सारे टूल्स जहां पे मिले आपको वो सोहन इंडस्ट्री है, सोन इंडस्ट्री है। यहां आपने उसको डेजिग्नेट किया कि वो मद्रासियन इंडस्ट्री है। मद्रास में आपको मिली, पल्लावरम डिस्ट्रिक्ट में मिली, कहीं और मिली, अतिरमपक्कम में मिली, तो आपने उसको डेजिग्नेट कर दिया कि ये मद्रासियन टूल्स हैं, ठीक है। और हर जगह की एक स्पेशलिटी भी होती है। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, सेल्ट्स एक इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो नियोलिथिक पीरियड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेट्स आप अलग अलग जाओगे तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के देखने को मिल जाएंगे। ये पर्टिकुलर टाइप जो होता है इसको शोल्डर्ड सेल्ट बोलते हैं, शोल्डर की तरह आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर बोर्ड पे ये विजिबल है तो ये आपको नियोलिथिक कल्चर की स्पेशलिटी देखने को मिल जाती है। कई सारी साइट्स वहाँ पे मारक डोला है, डाउजली हेडिंग है, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको इस तरीके के टूल्स, आपको सेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि साउथ के सेट्स या कहीं और कल्चर में आपको दूसरी जगह इंडिया में मिले हैं, उनके सेट से अलग है। तो एक इंडस्ट्री जो है वो टेक्नो कॉम्प्लेक्स है, जो एक टाइपोलॉजी को, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बहुत सारे आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ असेंबलेज एक तरीके से वो होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लासिफिकेशन स्टोन टूल का किया है और बहुत सारे असेंबलेज का वो कलेक्शन होता है। यानी कि आप बात करो, अगर इंडस्ट्री की मैं बात करूं, मैंने कहा कि एक टूल है या फिर एक ज्वेलरी है, वो क्या हो गया? वो आपका आर्टिफैक्ट हो गया। वो जिस जगह पे मुझे मिला वो आपकी साइट हो गई। अगर वो जगह मैं कहता हूं कि ये स्टूडियो, यहाँ पे मुझे अलग अलग स्टूडियो में, एक स्टूडियो में यहाँ पे, एक स्टूडियो में वहां पे आपको बिखरा मिला, अगल बगल में कई सारा, तो उसको मैं बोल दूंगा कि सब असेंबलेज है। एक जगह पे, एक टाइम पे, एक तरह के आपको टूल्स देखने को मिले। यही टूल्स, सिमिलर असेंबलेज मुझे अलग अलग जगहों पे, एक स्टडी IQ मिल गया, एक मुझे मुखर्जी नगर मिल गया, एक कहीं और पे मुझे देखने को मिल गया, ठीक है। तो मैं उसको क्या कहूंगा कि एक इंडस्ट्री है। बहुत सारी इंडस्ट्री जब डाइवर्स होती है, अलग अलग इंडस्ट्री मिला के फाइनली एक कल्चर को स्टैब्लिश करती है, एक कल्चर को बनाती है। तो इंडस्ट्री बेसिकली एक टाइपोलॉजिकल कैटेगराइजेशन है जो कि सीक्वेंस में जनरली नहीं आता है। लोग उसको जनरली सीक्वेंस में डाल देंगे, लेकिन वो सीक्वेंस के बाहर आता है क्योंकि वो टूल की एक टाइप है, टाइपोलॉजी उस टूल का स्पेशलिटी आपको बता रहा होता है, ठीक है। उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। कल्चरल एक बड़ा फ्रेमवर्क है जहां पे आपको रिकरिंग, यहाँ पे आपको रिकरिंग आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको रिकरिंग असेंबलेज देखने को मिलेगा। असेंबलेज का एक बड़ा यूनिट जो है, असेंबलेज का जो कलेक्शन होता है, उसको आप कहोगे कि वो क्या है? वो आपका कल्चर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मद्रासियन की बात की हमने, ठीक है।
कोई असेंबलेज आपको यहाँ मिला, कोई असेंबलेज वहां मिला, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के है, सोनियन इंडस्ट्री हो सकती है, मद्रासियन इंडस्ट्री हो सकती है, या कोई और हो सकती है। आप यूरोप की बात करते हो तो आपको वहां पे अशूलियन देखने को मिलता है, एबिवेलियन देखने को मिलता है, क्लेक्टोनियन देखने को मिलता है। ये सब भी साइट्स के ऊपर नाम है। क्लेक्टोनियन जैसे क्लेक्टोन ऑन सी, एबिवेलियन है वो एबिवेल के ऊपर है। आपकी अशूलियन जो है आपको सेंट अशूल नाम की एक साइट यूरोप में देखने को मिलती है। इन सारे साइटों के ऊपर इन सारे जगहों के ऊपर टाइप दे दिया जाता है, उस इंडस्ट्री को नाम दे दिया जाता है। और ये आपको अगर यूरोप में पूरी मिल रही है तो वो यूरोप का लोअर पैलियोलिथिक कल्चर या अपर पैलियोलिथिक कल्चर या फिर इन जनरल पैलियोलिथिक आपको टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ही इंडिया में आप देख रहे हो मद्रासियन का सेम समय पे मद्रासियन आपको टूल्स मिले, सेम समय पे सोनियन आपको मिले, सोन कल्चर के टूल्स मिले, लेकिन वो सब किस पीरियड में आ रहे हैं? वो सब लोअर पैलियोलिथिक एज में आ रहे हैं, जो कि आप एक तरीके से उसको कहोगे वो क्या है? कल्चर है। जो लोअर पैलियोलिथिक या मिडिल पैलियोलिथिक या अगर नियोलिथिक सेल्ट्स की बात करो, नियोलिथिक का समय का है। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड कल्चर इज अ डिवीजन विद इन एज। एज के ऊपर आप जाओगे, हो सकता है आप एपॉक फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल का उसको रिलेट कर सकते हो कि आपका उसके बाद एज के बाद आप एपॉक्स को ले आओ। एपॉक्स के ऊपर भी आप जाते हो तो फर्दर आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, पीरियड्स मिलेंगे, एराज मिलेंगे, और फिर आप कहते हो कि इयॉन्स आपका आ जाता है। तो इस तरीके से एक क्लासिफिकेटरी वे है जिसमें ये सारी चीजें चल रही होती है। नाउ एक और टर्म कंफ्यूजिंग आ जाता है सिविलाइजेशन कल्चर के बाद। जैसे आप कहते हो पेलियोलिथिक कल्चर, मीजोलिथिक कल्चर, या फिर सोनियन कह सकते हो कि कल्चर भी है वो। ठीक है, लेकिन आप सिविलाइजेशन कहते हो किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सुमेरियन जो सिविलाइजेशन उसको आप कहते हो। ठीक है, इजिप्शियन को सिविलाइजेशन आप बोलते हो। तो डिफरेंस क्या है कल्चर और सिविलाइजेशन में? बेसिकली जो सिविलाइजेशन होती है वो एक तरीके से एक इवॉल्व्ड कल्चर होता है या फिर एक एडवांस्ड कल्चर होता है। कल्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक तरीके से इंसान के आइडियाज को, लिटरेचर को, स्क्रिप्चर्स को, उसके नॉर्म्स को, उसके बिलीव्स को, इन सारी चीजों को कर रहा होता है। ठीक है, वो क्वालिटेटिव चीज होती है, जबकि सिविलाइजेशन क्या है? वो क्वांटिटेटिव चीज है। कल्चर को आप ये नहीं कह सकते इंडिया का अपना कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया का अपना कल्चर है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। सबका कल्चर अलग है, सबका कल्चर अपने आप में खूबसूरत है। एंथ्रोपोलॉजी तो खासकर इस बात पे स्ट्रेस करता है कि हर कल्चर की अपनी एक डाइवर्सिटी है, अपनी एक यूनिकनेस है, और सब अपने में ब्यूटीफुल है। सिविलाइजेशन में वो चीज नहीं होती है। सिविलाइजेशन एक एडवांस फॉर्म ऑफ कल्चर आपको देखने को मिल रहा होता है, जहां चीजों को आप क्वांटिटेटिवली मेजर करके देख रहे हो। ठीक है, और किस लेवल पे मेजर कर रहे हो आप? ये मेजरमेंट जो होता है ये एडवांसमेंट या फिर आप कहते हो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे होता है। इंडस वैली की आप बात करते हो, वहां पे आपको ड्रेनेज देखने को मिल रहा है, रोड्स का एक पर्टिकुलर आपको फॉर्म देखने को मिल रहा है, सारी चीजें कितनी वेल ऑर्गेनाइज आपको देखने को मिल रही है। रिलीजियस सेटअप आपको देखने को अगर कहीं पे मिलता है तो वो पर्टिकुलर है। स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रही है, ऑल्दो अनडिसाइफर्ड है अभी तक, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि आपको वहां पे इस तरीके का हाईली इवॉल्व्ड सोसाइटीज जो है, हाईली इवॉल्व्ड कल्चर जो है, एडवांस जो कल्चर है वो आपको देखने को उस जगह पे मिल रहे होते हैं। तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो इसको सिंपली कह सकते हो कि स्टेज ऑफ कल्चरल एडवांसमेंट, कल्चर जो था उसका ये एडवांसमेंट है विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन। टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेशन हुआ है विच इज एडवांसिंग एंड मेजरेबल। वो भी जो है प्रोग्रेशन जो है एक तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसको आप मेजर कर सकते हो, जबकि यहाँ पे आप कल्चर को मेजर नहीं कर सकते हो। कल्चर का पार्ट आप रामायण को ले लो, महाभारत को ले लो, लिटरेचर है। ठीक है, पोएम को ले लो, किसी की पोएट्री है। ठीक है, गालिब की पोएट्री को ले लो, मीर की पोएट्री को ले लो। इसको आप एक तरीके से मेजर नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई अच्छे के टर्म्स में अगर आपको कौन सी अच्छी है तो ये इसको स्केलिंग नहीं कर सकते हो, इसकी रेटिंग नहीं कर सकते हो। आपको कौन सी पसंद आई क्वालिटेटिवली आप वो कह सकते हो, लेकिन उसका कोई मेजरमेंट सिस्टम नहीं, वो मेजर नहीं होती, वो कल्चर का पार्ट है। नॉर्म्स हैं, आइडियाज है, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के अपने एथिक्स हैं, इथोस हैं, एडोस हैं, उसको आप मेजर नहीं करो। सिविलाइजेशन में आप कह सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन है, यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिल रहा है, बर्न्ड ब्रिक है, कहीं पे ब्रिक जो है वो बर्न नहीं है, कहीं पे मड का स्ट्रक्चर बना है, तो आप कह सकते हो, उसकी रेटिंग कर सकते हो इवोल्यूशनरी फॉर्म में। पॉटरी है, पॉटरी का एडवांसमेंट हुआ है। ठीक है, उसको भी आप रेट कर सकते हो कि पहले पॉटरी जो थी बहुत क्रूड थी, हैंडमेड थी, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेशन आपको देखने को मिलता है, व्हील मेड हो गई। तो ये सारा क्या है? मेजरेबल चीज है, मेजरेबल फिनोमेना है, इसको आप सिविलाइजेशन के अंदर में काउंट करते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज, या फिर आप कह सकते हो जो बेसिक होता है। कई लोग को, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, जो बेसिक्स जिनके क्लियर होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको आधा आर्कियोलॉजी पढ़ने के बाद उनको यही कंफ्यूजन रह जाता है कि ये सारी चीजें किसके अंदर में आती हैं, इसका मतलब क्या है। हम पढ़ तो रहे हैं, उस चीज का हमको मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे हमने टाइम कम होने की वजह से आपको हाफ एन आवर के लेक्चर में वाईटी सेशन में आप एक्सप्लेन किया जो जनरल टर्म्स थे। इसको छोड़ के भी देयर आर डजन्स ऑफ वेरियस टर्म्स, कंसेप्ट्स जो आपको जानने होते हैं, जो लाइव क्लासेस में हम डेडिकेटेड 2 to 3 क्लासेस जो है, लेक्चर्स जो है, उसको डेडिकेट करके आपको सेम चीज जो है समझा रहे होते हैं। So this was all about today's lecture or archaeological terminologies, confusing terms and concepts. In the next lecture, we will be back with some more evolutionary stuff, evolutionary concepts. Till then, what you can do is join these platforms. ये आपको spaces दिए हुए हैं 2, टेलीग्राम का भी है आपको यहाँ पे, इंस्टाग्राम को भी मिलता है। इन दोनों spaces को आप for queries, for quizzes, for the material which is used here or in the live classes आप यहाँ पे use कर सकते हो। So this was all about today's. Next lecture will be moving ahead with some more topics, some interesting work.
some interesting facts on evolutionary school or the archaeology. Till then, thank you. Have a nice day. Signing off. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।